हम जानते हैं कि पूरा का पूरा हिमालयी क्षेत्र विभिन्न कारणों से आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। भूकंप हो सकता है, त्वरित बाढ़, सूखा, भूस्खलन, हिमस्खलन, ओलावृष्टि, ये सभी यहाँ प्रायः घटित होने वाली आपदाएं हैं। और इन आपदाओं की अगर बात करें तो इनमें विशेष रूप से बरसात का जो पीरियड है उसमें भूस्खलन बहुत ज्यादा होता है और इससे जनधन की काफी हानि होती है। तो आज हम देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो परंपरागत रूप से लोग रहते आए हैं वो भूस्खलन से बचने के लिए क्या करते थे, कुछ करते थे या कुछ नहीं करते थे। जैसा कि हमने बात की, जियोलॉजी या भूविज्ञान का एक सार्वभौमिक नियम है कि प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, कि आज जो हो रहा है और जैसे हो रहा है वो और वैसे पूर्व में भी होता रहा होगा। और इसी के आधार पे हम विभिन्न प्रक्रियाओं को समझते हैं कि विगत में किस तरह से चीजें हो रही होंगी और उनका किस तरह का असर हमारे ऊपर पड़ रहा। तो आज हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में यहाँ हिमालयी क्षेत्र में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या उत्तराखंड हो, यहाँ बहुत ज्यादा भूस्खलन होते हैं और इनकी वजह से जनधन की काफी हानि होती है। और ये सभी बरसात के मौसम में ज्यादा होते हैं। तो जो नियम की हमने बात की, जिस प्रिंसिपल की बात की कि प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, वो हमें ये बताता है कि विगत में भी यहाँ इसी तरह से लैंडस्लाइड होते रहे होंगे। और यहाँ पर इस क्षेत्र में जो बसावट है वो आज की नहीं है। जब से देश के अन्य भागों में लोग रह रहे हैं तब से लोग यहाँ पर भी रह रहे हैं। और किसी भी समाज के लिए, किसी भी पॉपुलेशन के लिए जीवित बचे रहना और अपनी प्रजाति को, अपनी कम्युनिटी को आगे ले जाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो अगर समाज के ऊपर, समुदाय के ऊपर किसी तरह का खतरा है और वो समाज उस खतरे का सामना कर सकने में सक्षम नहीं है तो जाहिर है वो उस स्थान पे नहीं रहेगा। अगर यहाँ हिमालय में लोग सदियों से रह रहे हैं, जनरेशन से रह रहे हैं, तो जाहिर है वो भूस्खलन से बचने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अगर भूस्खलन की बात करें तो भूस्खलन, हमने पहले भी कहा, पहाड़ों में होने वाली एक सामान्य घटना है। सामान्य का तात्पर्य, अगर हम फिजिक्स के नियमों की बात करें तो जो फिजिक्स का सार्वभौमिक नियम है वो ये कहता है कि हर एक वस्तु या मैटर जो है वो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में आने की कोशिश करता है। जैसे जैसे हम किसी चीज को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहती है। और ये नियम कहता है कि हर वस्तु लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आने की कोशिश में रहता है। उसका प्रयास ये रहता है कि ऊपर से मैं नीचे आऊं। तो जो मलबा, चट्टाने या पत्थर पहाड़ के ऊपरी क्षेत्र में है, दे आर ऑल पॉइज्ड टू कम डाउन। जो चीज ऊपर है उसका प्रयास यही रहता है कि मैं नीचे आऊं। तो जो भी मलबा है वो प्रयासरत रहता है नीचे आने में। और अगर हम लैंडस्लाइड की डेफिनेशन की बात करें तो लैंडस्लाइड इज नथिंग बट डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ मास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन किसी वस्तु का, मलबा हो सकता है, पत्थर हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है, उसका ढाल की दिशा में नीचे खिसकना, उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। और अपने प्रारूप और उसका जो मटेरियल है उसके आधार पे वैज्ञानिक इसे अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। वो अगर एक प्लेन के साथ हो रहा है तो उसे हम स्लाइड कहेंगे, अगर टॉपल हो रहा है तो टॉपल कहेंगे, अगर ऊपर से सीधे गिर रहा है तो फॉल कहेंगे। रॉक फॉल हो सकता है, रॉक टॉपल हो सकती है, रॉक स्लाइड हो सकता है। उसी तरह अगर मात्रा उसमें डेब्री ज्यादा है तो डेब्री स्लाइड हो जाएगा, डेब्री फॉल हो जाएगा। और इसमें पानी की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। इसमें अगर बहुत ज्यादा पानी होता है तो एक फ्लो का रूप ले सकता है, उसे हम डेब्री फ्लो बोल सकते हैं, मड फ्लो बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन, किस तरह का कंपोजिशन है। परंतु यहाँ दूसरी बात आती है। मैंने फिजिक्स के नियमों की बात की थी तो आपको ध्यान होगा जो जड़ता का नियम है या लॉ ऑफ इनर्शिया है, वो ये कहता है कि कोई भी वस्तु बिना बल लगाए, जो जड़ है वो जड़ी रहेगी, जो जहां पे है वहीं पे रहेगी, कभी भी मोशन में नहीं आएगी। और जो चल रही है बिना बल लगाए वो अनंत काल तक चलती रहेगी।
इस नियम के हिसाब से तो अगर पत्थर, मलबा, मिट्टी पहाड़ के ऊपरी स्थान में कहीं पे पड़ी हुई है, उसकी इच्छा कितनी भी हो नीचे आने की, परंतु बिना बल लगाए वो स्वतः नीचे नहीं आ सकती। अगर वो अपने आप नीचे आती है तो ये तो इट विल बी कॉन्ट्रेरी टू बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स। तो भूस्खलन को इनिशिएट करने के लिए, आरंभ करने के लिए हमें बाहर से बल चाहिए। वो अर्थक्वेक के रूप में हो सकता है, पानी के रूप में हो सकता है, बारिश के रूप में हो सकता है। पानी की उपस्थिति जो है, जो मलबे पे बल लग रहे हैं उसको रिडिफाइन करती है। ढाल की दिशा में लगने वाले बल ज्यादा हो जाते हैं, तब ये मूवमेंट इनिशिएट होता है। इसीलिए बरसात के मौसम पे ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं। अब ये तो रही मूलभूत डेफिनेशंस की बात। हम बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पहले भी इसी तरह लैंडस्लाइड होते रहे होंगे तो यहाँ रहने वाले लोग आखिर इन लैंडस्लाइड से बचने के लिए करते क्या, कुछ करते भी थे या नहीं करते थे। तो सबसे पहले हमने बात की थी पानी की उपस्थिति और रहने के लिए उपयुक्त स्थान की। तो यहाँ हमने बात की थी कि पहाड़ों में पानी और खेती जो है वो पुराने लैंडस्लाइड के नजदीक है, पुराने लैंडस्लाइड के ऊपर है। पानी और जो खेती वाली जमीन पहाड़ों में थी वो ज्यादातर स्थितियों में मिडिल स्लोप्स पे पुराने लैंडस्लाइड्स के ऊपर थी। परंतु यहाँ के जो लोग थे वो कभी भी इस लैंडस्लाइड के मलबे के ऊपर नहीं बसे। उन्हें मालूम था कि पुराने लैंडस्लाइड का मलबा है, कभी भी ये रिएक्टिवेट हो सकता है। वो बसने के लिए ऊपरी स्थानों पे गए जहाँ पे ठोस चट्टाने थी, स्थिर चट्टाने थी। वहां पर इन लोगों को लैंडस्लाइड से और साथ ही साथ बाढ़ से सुरक्षा मिली। उसी के साथ हमने बात की कि इन लोगों ने लैंडस्लाइड के मलबे को सीढ़ीदार बना के उस पर खेती करना आरंभ किया। और अगर टेरेसिंग की बात करें, स्लोप को सीढ़ीदार स्वरूप देने की बात करें, तो ये आज भी लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट का एक कारगर तरीका है। इससे स्लोप का जो टोटल अमाउंट है वो कम हो जाता है और पानी अनियंत्रित होकर नहीं बह पाता है, जिसकी वजह से स्लोप स्टेबल होते हैं। यहाँ के लोगों ने निश्चित ही स्लोप को स्टेबलाइज करने के लिए टेरेसेस नहीं बनाए होंगे, इन्होंने खेती के लिए बनाए थे। पर इन्होंने जो टेरेसेस बनाए थे उससे स्लोप को स्टेबिलिटी मिली। फिर हम खेती बाड़ी की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि यहाँ के लोग मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए, मॉइस्चर को रिटेंशन के लिए खेतों में मेड़ बनाते थे, मेड़ के पास वो घास इत्यादि लगाते थे। परंतु एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि इन लोगों को मालूम था कि खेतों में, क्योंकि ओल्ड लैंडस्लाइड है, पुराने लैंडस्लाइड का मलबा है, इसमें अगर बहुत ज्यादा पानी जमा होता है तो इसमें अस्थिरता आ सकती है। तो यहाँ जो ये लोग थे, दूर दराज के जो खेत थे उनमें मेड़ नहीं बनाते थे। ऐसे खेत जो घर से दूर हो और बरसात के मौसम में जिनसे पानी निकालने की व्यवस्था कर पाना संभव ना हो, उनमें मेड़ नहीं बनाते थे ताकि वो स्टेबल रहे। और कई स्थितियों में इनका जो ढाल होता था ये बाहर की तरफ होता था, स्लोप के डायरेक्शन में होता था, ताकि इनसे पानी आराम से बह जाए। यहाँ एक और चीज है कि ये लोग अपने अनुभव के आधार पे, क्योंकि अपने पास पड़ोस में चीजों को देखकर एक्यूमुलेटेड नॉलेज के साथ जनरेशंस तक इन्होंने अपने आस पड़ोस में जो घटित हो रहा है उसे देखा होगा, तो ये एक चीज तो समझ गए थे कि पानी और लैंडस्लाइड का कहीं ना कहीं आपसी रिश्ता है। और लैंडस्लाइड ऐसे स्थानों पे अक्सर होता है जहाँ पे मलबा ज्यादा क्वांटिटी में हो, थिक लेयर मलबे की हो, वहां पे ज्यादा लैंडस्लाइड होता है। कुछ उदाहरण हो सकता है फिजियोग्राफी देखी हो कि इस तरह की फिजियोग्राफी में ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं। और उसी के साथ ही अपने अनुभव से जान गए थे कि एक बार लैंडस्लाइड शुरू हो गया तो उस स्थान पे बार बार लैंडस्लाइड होता है। तो अपने अनुभव के आधार पे ये ऐसे स्लोप्स को आइडेंटिफाई करना जान गए थे जहां पे लैंडस्लाइड की संभावना ज्यादा हो। फिर इन्हें मालूम था कि पानी की उपस्थिति जो है वो लैंडस्लाइड ट्रिगर कर सकती है। तो ये ऐसे आइडेंटिफाइड स्लोप्स के ऊपरी ढाल में जंगल गोल बनाया करते थे। ये पत्थरों से लाइन की हुई कैनाल हुआ करती थी, इसके निचले सरफेस पे पत्थर बिछे होते थे ताकि इससे पानी अंदर न जाए। और ये बरसात के पानी को जल्द जो नजदीक का बड़ा नाला है, खड है, उसमें निस्तारित कर देती थी, पानी को डिस्पोज ऑफ कर देती थी ताकि निचले क्षेत्रों में पानी कम से कम जमीन के अंदर जाए और वो वाटर प्रेशर जो है वो एक लिमिट के अंदर बना रहे।
और इस तरह की जो जंगल गुल हैं आपको मधमेश्वर वैली में मिल सकती हैं, कालीगंगा वैली में आप जाके देख सकते हैं। विशेष रूप से रांची के ऊपर वाले इलाके में, कालीमठ के ऊपर वाले इलाके में इस तरह की गूल आपको देखी जा सकती है। और साथ ही ये जो गूल हैं, इनकी देखभाल मेंटेनेंस समाज खुद करता था। बरसात के पहले इसकी सफाई करते थे लोग और इसको मेंटेन करते थे ताकि ये एफिशिएंटली पानी को डिस्पोज कर पाए। उसी के साथ आपने एक चीज देखी होगी, कई स्थानों पे यहाँ लोग सीजनली माइग्रेट करते हैं। बरसात के मौसम में ये ऊपरी स्थानों पे चले जाते हैं ताकि इन पे लैंडस्लाइड का प्रभाव कम से कम हो। तो हमने बात की कि यहाँ के लोग लैंडस्लाइड से बचने के लिए जंगल घूल बनाया करते थे, टेरेसिंग किया करते थे, सीजनल माइग्रेशन किया करते थे, ऊपरी स्थानों पर रहा करते थे और इस प्रकार वो भूस्खलन से अपने समाज को, स्वयं को सुरक्षित रख पाने में इतने समय तक संभव। आज की अगर स्थितियों की बात करें तो आज विभिन्न कारणों से, पहले हमने कहा कि हम खेती वाली जमीन के ऊपर नहीं बसते थे, परंतु अभी हाल आपने ट्रेंड देखा होगा कि जो रोड आ रही हैं वो नीचे आ रही हैं। कई बार जो ये पुराने टेरेसेज हैं इसके पास में रोड होती है। हमारा जो पूरा का पूरा बिल्डिंग मटेरियल है वो बाहर से आ रहा है रोड के माध्यम से। जितनी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो रोड के आसपास सिमट कर रह गई हैं। तो मजबूरी में आदमी को अपने सुरक्षित स्थानों को छोड़ के ऐसे स्थानों पे बसने के लिए वो मजबूर हो जा रहे हैं जहां पर पहले लोग नहीं बसा करते थे, जिन स्थानों को असुरक्षित माना जाता था। तो असुरक्षित स्थानों पे बसावटें हमारी बढ़ रही हैं, जिस वजह से हम ज्यादा लैंडस्लाइड से प्रभावित हो रहे हैं। और ज्यादातर स्थितियों में अगर हम देखें लैंडस्लाइड जो हो रहे हैं उसमें से बड़ा प्रोपोर्शन 70-80% हो सकता है जो कि सड़कों के करीब है। हमने पहले कहा सड़कों के बनाने से एक तो हमारा जो स्लोप है और जो हमारी रॉक्स हैं उनके बीच के संबंध बिगड़ जाते हैं और साथ ही जो हमारा स्लोप है, एंगल ऑफ रिपोज है, वो चेंज हो जाता है। हम एक वर्टिकल स्लोप काट देते हैं और इसको अपने एंगल ऑफ रिपोज में आने में हो सकता है 10-20-30 साल अगले लगे। उसी के साथ जो हम फ्लैट सरफेस बनाते हैं उससे पानी ज्यादा अंदर जाता है जिससे कि बो वाटर प्रेशर बढ़ता है। हम जल निस्तारण की सही व्यवस्था नहीं करते हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और उसी के साथ जो हम मलबा निकालते हैं उसका हम साइंटिफिकली डिस्पोजल नहीं करते हैं। ज्यादातर स्थितियों में उस मलबे को हम ढाल पे फेंक देते हैं जिसकी वजह से कई अन्य परेशानियां उत्पन्न होती हैं। जो हमारा वेजिटेशन है, पानी है, उस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो अगली बार अगर आप पहाड़ों पे जाएं, इन सब चीजों पे ध्यान दें, कहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कहाँ पे हमारी बसावटें हैं। अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप पिछले 50, 60, 70 साल में किस प्रकार का हमारा बसावटों का प्रारूप पहाड़ों में बदला है उस पे रिसर्च कर सकते हैं। उसके आधार पे किस तरह का प्रभाव आपदाओं का बढ़ रहा है या घट रहा है उस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे यहाँ के जो लोग थे, वो हमारी तरह नहीं थे। वो सुरक्षा को प्राथमिकता देते थे। वो रोज पानी के लिए, खेती के लिए 2-4 किलोमीटर चलते थे, परंतु बसते सुरक्षित स्थानों पे थे। तो आप भी अगर अपना घर बनाने के लिए जगह देख रहे हैं, जमीन लेने की सोच रहे हैं, पहले ही इस बात के प्रति आश्वस्त अवश्य हो जाएं कि जो जमीन आप खरीद रहे हैं वो सुरक्षित है, वो स्थान सुरक्षित है। यदि नहीं तो वहां पर निवेश न करें। केवल सुविधा के लिए असुरक्षित स्थान पे निवेश करना कोई समझदारी नहीं है। इससे आप अपने परिवार की असुरक्षा को केवल बढ़ाएंगे और ऐसा तो आप कभी भी नहीं चाहते होंगे। तो अगर इस चैनल में बताई गई बातें, की गई चर्चा आपको अच्छी लग रही है, कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और देखते रहिए।